पढ़ाई के बोझ के कारण या कोरोना के समय जब हम घर में ज़्यादा रहे हैं तो थोड़ा सा मेरी ये बहन जो नवनीत थी थोड़े से डिप्रेशन में आ गई थी, मानसिक अवसाद में आ गई। अब हमें भी इसकी शादी की तैयारी करनी थी, इसलिए हमने सोचा कि इसका इलाज कराना ज़रूरी है। हमारे घर के पास ही जीटीबी अस्पताल, गुरु तेग बहादुर अस्पताल दिलशाद गार्डन लेके गया था। केवल ओपीडी में दिखाने लेके गए हम डिप्रेशन के लिए, और वहाँ पे डॉक्टर कहती है कि इसे भर्ती करना पड़ेगा। ये लड़की जो है कई दिनों से नहाई धोई नहीं थी, बाल इसके गंदे थे, थोड़े कपड़े गंदे थे, तो कह नहीं ये तो गंदी सड़ी हुई कहाँ से आ गई। खुद उनसे बात हुई हमारी कि कोई भी नसों में ग्लूकोज या कोई दवाई नहीं देंगे, केवल मुँह से खाना खाना और उसकी आदत में सुधार, योगा अभ्यास और ये सब करवाएंगे। उसी रात उसने एक गलत इंजेक्शन, बिना किसी जरूरत के एक गलत इंजेक्शन उसके लड़की के लगा दिया। एक हाथ और एक पैर, आधे शरीर में रिएक्शन हो चुका था। इधर मैडम हम पर्ची बनवाने गए हैं और मैडम मेरी मदर ने और आसपास के मरीजों ने बताया कि हमारे निकलते ही और वो दोबारा एक इंजेक्शन लेके आया था लाल रंग का और उस लड़की के ठूसने लग गया। पूरी प्लानिंग से मारा मेरी बहन को षड्यंत्र करके। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में भी ये सारी चीज आई है कि दोनों जो उसके फेफड़े हैं उनमें पस और उनमें फ्लूइड भरा हुआ है पूरे दोनों फेफड़ों में। तुमने सामने मेरी लड़की मार दी यार, मिलके तुम्हें काम में आता नहीं है, फ्लूइड चढ़ा के मेरी बहन को मार दिया तुमने। क्यों कर रहे हो आप ऐसे काम? तुम्हारी गलती है और किसकी गलती है? हर चीज तुम गलत चला रहे हो, सरकार की गलती। दूसरे ना तुम किसी की सुनते, तुम्हारे सीनियर डॉक्टर से मैंने लिखवा लिया। उन्होंने अपनी लापरवाही से गलत इलाज करके लड़की को मारा, फिर भी पुलिस वाले ने हमारी एक नहीं सुनी। नमस्कार, दिल्ली अप टू डेट देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ तनीषा। हॉस्पिटल और डॉक्टर्स की लापरवाही किस कदर बढ़ रही है वो हम अपने चैनल के माध्यम से आपको दिखाते हुए आए हैं। जिस तरीके से डॉक्टर्स की लापरवाही बढ़ रही है, लोगों की जान जा रही है और लोगों का डॉक्टर्स पर से विश्वास उठता जा रहा है। एक हाल ही में हमने आपको एक मामला दिखाया था जहां पर एक महिला के जो गॉल ब्लैडर में स्टोन होता है और उसका इलाज करवाने के लिए वो अस्पताल जाती है, लेकिन सुधरने के बजाय जो है उनकी हालत और ज़्यादा गंभीर हो जाती है और डॉक्टर्स की लापरवाही की वजह से उनको ब्रेन डैमेज हो जाता है और उनकी मौत हो जाती है। अब हाल ही में दिल्ली में से फिर से एक और मामला सामने आया है जहाँ पर एक भाई अपनी बहन की मानसिक स्थिति को सुधारने के लिए उन्हें हॉस्पिटल लेकर जाता है, लेकिन स्थिति सुधरने के बजाय और ज़्यादा बिगड़ जाती है और डॉक्टर्स की लापरवाही के चलते उनकी बहन की मौत हो जाती है। मृतक का नाम नवनिधि बताया जा रहा है और अभी उनके भाई मेरे साथ मौजूद हैं। आइए बात करते हो, जानते पूरे मामले को। सर क्या नाम है आपका? नमस्कार मैडम, मेरा निधीश भारद्वाज नाम है। मैं अपनी बहन नवनिधि के इलाज के लिए अस्पताल गया था। असल में ये जो मेरी छोटी बहन थी नवनिधि, 27 साल इसकी उम्र थी और मैडम बहुत ही पढ़ने वाली, बहुत ही होशियार बच्ची। रात के 2-2 बजे तक मैंने इसे देखा, हमेशा पढ़ती रहती थी। इसे हमने बीटेक करवाई थी सिविल इंजीनियरिंग में, एमटेक करी इसने सरकारी कॉलेज से अपने आप। हम पैसे से गरीब हैं, हमारी बहन ने अपनी मेहनत से सरकारी कॉलेज से एमटेक सिविल इंजीनियरिंग कर ली। उसके बाद जो है इसकी हमने पीएचडी सिविल इंजीनियरिंग में इसका एडमिशन करवा दिया था। या तो कहीं मैडम पढ़ाई के बोझ के कारण या कोरोना के समय जब हम घर में ज़्यादा रहे हैं तो थोड़ा सा मेरी ये बहन जो नवनीत थी थोड़े से डिप्रेशन में आ गई थी, मानसिक अवसाद में आ गई, जो कि 2020 से थोड़ा धीरे धीरे बढ़ता चला गया। तो ये कोरोना के टाइम में ये सब चीज़ें स्टार्ट हुई? जी, ये कोरोना के समय से ये डिप्रेशन में बच्ची हमारी आई थी। उसी समय इसका जो है एमटेक चल रही थी, वो इसकी पूरी हो गई और समय के साथ धीरे धीरे डिप्रेशन इसका थोड़ा बढ़ गया। ये बच्ची हमारी जो थी मैडम, ये किसी से बातचीत नहीं करती थी, चिड़चिड़ी हो गई थी, नहाती धोती नहीं थी और अब हमें भी इसकी शादी की तैयारी करनी थी, इसलिए हमने सोचा कि इसका इलाज कराना ज़रूरी है। मैं इसे मैडम 30 मार्च को जो है हमारे घर के पास ही जीटीबी अस्पताल, गुरु तेग बहादुर अस्पताल दिलशाद गार्डन लेके गया था। इलाज के लिए ले जाते वक्त मेरी बहन को कोई शारीरिक बीमारी नहीं थी, बिल्कुल स्वस्थ, बहुत ही मजबूत लड़की थी। केवल मानसिक अवसाद की थोड़ी सी बीमारी थी, वो भी इतना कोई पागलपन जैसी नहीं, थोड़ा बहुत चिड़चिड़ापन होना ना। मानसिक स्थिति सही करने के लिए आप हॉस्पिटल लेके गए? केवल मैडम केवल ओपीडी में दिखाने लेके गए हम डिप्रेशन के लिए, और वहाँ पे डॉक्टर कहती है कि इसे भर्ती करना पड़ेगा, इसको घर से दूर रहना पड़ेगा, नई जगह में रहना पड़ेगा, इससे बदलाव आएगा। अच्छा, भर्ती के लिए मैडम इन्होंने एक पर्चा बना के हमें दिया कि पूरी हम पहले शारीरिक जांचें करेंगे, अगर कोई बीमारी पाई गई तो वहाँ भी इलाज होगा और कोई बीमारी नहीं होती तब मानसिक में इलाज होगा। मैडम सुबह 10 बजे से लेके हमें रात के 7 बज गए, हमने सारी शरीर की जाँचें कराई, लीवर, किडनी की, खून की सारी रिपोर्ट हम पे है। कोई बीमारी उसे कोई थी ही नहीं, बीमारी उसे कोई थी ही नहीं। फिर उसे जाके 7 बजे राजी हुए कि चलो हम भर्ती कर लेते हैं। कौन से हॉस्पिटल में गए? जी, ये जीटीबी अस्पताल है मैडम, गुरु तेग बहादुर अस्पताल दिलशाद गार्डन में। जब शाम को 7 बजे मैडम हम इसे भर्ती के लिए गए हैं तो वहाँ पे भर्ती के समय वार्ड में नर्सों ने पहले तो वहाँ से रोक लिया लड़की को। इसका इतना मान मर्दन करा, इतनी इसकी जो है उपहास उड़ाए, इतनी हंसी उड़ाई। क्या बोला? मैडम ये लड़की जो है कई दिनों से नहाई धोई नहीं थी, बाल इसके गंदे थे, थोड़े कपड़े गंदे थे, तो कहनी ये तो गंदी सड़ी हुई कहाँ से आ गई, ये तो मेरे अस्पताल को गंदा कर देगी। आपकी तरफ से ये सब चीज़ें बोली? नर्सों ने, जो दोनों नर्स वहाँ पे थी, उन्होंने खुद ये बात कही कि मेरे सारे मरीज गंदे हो जाएंगे, हमारा अस्पताल गंदा हो जाएगा, इस गंदी को हम नहीं घुसाएंगे, पहले से साफ सुथरा करो। अब मैडम एक बात बताएं कि अगर वो बच्ची हमारी बात ही मानती, अगर वो साफ सुथरी
होती तो हमें ये अस्पताल की ज़रूरत ही क्या थी। फिर भी बिना उस बच्ची ने कभी ज़िंदगी में बाल नहीं कटवाए थे, बिना उसकी मर्जी के नाई मंगवाया गया। रात के 8 बजे हम कहीं से नाई ढूंढ के लाए, बच्ची के बॉय कट छोटे से सारे बाल उड़वा दिए, सारे नखून कटवा दिए, कपड़े बदलवा दिए। बहुत ही रो पीट के लड़की ज़मीन पर लेट गई, रोती रही, बिलकती रही, किसी ने नहीं सुनी उसकी। हम समझ नहीं पाए, हमने सोचा शायद ये हमारी बच्ची के भले के लिए हो रहा है मैडम। हम उसे भर्ती करके, वो ट्रीटमेंट का हिस्सा होगा जिस तरीके से बाल कटवाए गए। फिर तो आप एक बात देखिए, किसी की बिना मर्जी के बाल कटवाना, बिना मर्जी के उसका उपहास नहीं उड़ा सकते। ऐसे तो कोई साधारण आदमी भी मानसिक अवसाद में आ जाएगा। वो तो बेचारी पहले ही थोड़ी डिप्रेशन में थी। उस समय उन्होंने कहा कि बस एक ही तीमरदार रुकेगा वहाँ पे। अपनी मदर को वहाँ छोड़ के घर आ गए, मैं और पिताजी। उसके बाद मैडम डॉक्टर से केवल एक बात हुई थी कि क्योंकि इसे कोई बीमारी नहीं है, एक डिप्रेशन की दवाई इसकी चली थी टैबलेट खाने की। उन्होंने खुद कहा कि कोई भी दवा गोली, कुछ ग्लूकोज कुछ नहीं चढ़ाएंगे। खुद उनसे बात हुई हमारी कि कोई भी नसों में ग्लूकोज या कोई दवाई नहीं देंगे, केवल मुंह से खाना और उसकी आदत में सुधार, योगा अभ्यास और ये सब करवाएंगे। अब ये बात हुई डॉक्टर से। 4 दिन तक सब कुछ सही चलता रहा। रोज़ मेरे पिताजी उन माँ बेटी को रोटी देने जाते थे। 5वें दिन इन्होंने सिक्योरिटी गार्ड ने मेरे पिताजी को घुसने से रोक दिया। सबसे पहले आप रोका गया मैडम, वो कहते हैं कि मिलने का समय खत्म हो गया है। मेरे पिताजी ने कहा भैया तू टिफिन ले। बजे गए थे मैडम? दोपहर के 1-2 बजे के करीब मेरे पिताजी गए थे रोटी टिफिन टाइम पे गए। उसने कहा कि मेरे पिता को धक्का मारा, वार्ड से बाहर कर दिया सिक्योरिटी गार्ड ने। दिनेश नाम था सिक्योरिटी गार्ड का। उसने कहा कि तो गलत शब्दों का प्रयोग का, बुढ़े तो घुस नहीं सकता। मेरे पिताजी 70 साल की उम्र के सीनियर सिटीजन है। उन्होंने कहा कि भाई मेरे को जाने नहीं दे रहा, कम से कम ये रोटी तो मेरी पत्नी बेटी तक पहुँचा दे। बहुत बदतमीजी करी मैडम। वो नहीं माना, धकेल दिया। वो छोटा सा ही वार्ड है। उसका जो वार्ड बॉय था, डॉक्टर था, वो भी उसमें सम्मिलित हो गए। सबने मिलकर मेरे पिताजी को धक्का मुक्का करके। सिक्योरिटी गार्ड की लड़ाई हो रही थी, डॉक्टर्स वगैरह कहाँ से आ गए? एक्चुअली क्या है कि ये अस्पतालों में ना एक यूनिटी, बहुत स्टाफ यूनिटी होती है। जब आप वहाँ के किसी एक स्टाफ को कहते हैं ना, तो सारे के सारे इकट्ठे हो जाते हैं। यही उस समय हुआ। तो डॉक्टर वार्ड बॉय उसकी सिक्योरिटी गार्ड की तरफ से वहाँ पर आ गए और उन्होंने मिलकर धकेल के मेरे पिता को बाहर निकाल दिया। मेरे पिता को थोड़ी सी इसके बारे में जानकारी है, तो वो अस्पताल प्रबंधन में शिकायत करने चले। एमएस के पास गए थे आप? हाँ, उसकी शिकायत करने फिर मेरे पिताजी मेडिकल सुपरिटेंडेंट में प्रबंधन में गए मैडम। वहाँ उनके पीए से बात हुई। पीए को हमारे पिताजी ने बताया कि मैं सीनियर सिटीजन आदमी हूँ, मुझे धक्का मुक्की करके ऐसे बाहर धकेल दिया गया है, पत्नी बेटी से मिलने नहीं दे रहा, मुझे रोक लगा दी अंदर। तो उन्होंने वहाँ से फ़ोन करके पहले सिक्योरिटी गार्ड दिनेश की ड्यूटी से हटा दिया, उसी समय पर ही वार्ड बॉय हटवा दिया। और डॉक्टर निकिता नाम थी, डॉक्टर निकिता ही वहाँ पे पीजी, उसको पीजी स्टूडेंट है जो डॉक्टरों का इलाज कर रहे, मरीजों को मार रहे। पहले कौन कर रहा था? डॉक्टर निकिता थी मैडम, वो पीजी की, वो भी स्टूडेंट ही है सारे वहाँ पे। तो उसे डांटा पीए ने, एमएस के डॉक्टर को। उसके बाद मेरे पिताजी घर आ गए। मेरी मदर ने बताया उसी रात उस डॉक्टर ने आके बिना ज़रूरत के एक इंजेक्शन लड़की के लगा दिया और 15-20 पानी की बोतल उसकी नसों में। झगड़ा वगैरह होता, आपने कहा था कि सिक्योरिटी गार्ड को हटा दिया, तो डॉक्टर को भी ऐसे हटा दिया था? डॉक्टर को हटाया नहीं था मैडम, डॉक्टर को डांटा था उन्होंने एक तरह से ना, वो आगाह किया था कि आप आज फिर भी वही कर रहे थे। आज वही कर रही थी। एक ही डॉक्टर थी उस समय ड्यूटी पर, रात का टाइम था। तो उसी रात उसने एक गलत इंजेक्शन, बिना किसी जरूरत के एक गलत इंजेक्शन उसके लड़की के लगा दिया। ऐसा क्यों लग रहा है कि गलत इंजेक्शन दिया गया? इसलिए क्योंकि उसके ना कोई और शारीरिक बीमारी के इलाज के लिए हम लेके ही नहीं गए थे। और मानसिक विभाग में आप शारीरिक इलाज कर ही नहीं सकते। मानसिक विभाग की एक सीमाएं हैं कि आप मानसिक दवाओं के इलाज कर सकते हैं। अगर शारीरिक बीमारी है तो आपको मेडिसिन विभाग में भेजा जाएगा, जो उन्होंने बाद में भेजा भी। तो उसने पहले तो कोई मेडिसिन की दवाई उसके ठूस कैसे दी, बिना किसी जरूरत के, अपनी मर्जी से। और उसके बाद 15 बोतल पानी की उसकी नसों में भर दी, जबकि उसने खुद ही कहा था कि पानी हम मुंह से पिलाएंगे, नसों में नहीं चलाएं। तो झगड़े के बाद अचानक उस रात ऐसा क्या हुआ कि उसे उस इंजेक्शन और फ्लूइड की जरूरत पड़ी। उसके शरीर में रिएक्शन करवा दिया गया, लड़की का शरीर सूज गया, उसके फेफड़ों में पानी। क्या कहना है, ये सारी चीजें जानबूझ के की गई थी? जी मैडम, झगड़े के बाद। सिर्फ झगड़े की वजह से? मैडम उस अस्पताल में क्या है, डॉक्टर के मेडिकल स्टाफ का जो ईगो है ना सरकारी, वो बहुत आसमानी, अपने आप को भगवान समझते हैं। अगर आपने एक बात भी उनसे उल्टी बोल दी है, जो कर दिया ना, तो फिर ये उसका बदला मरीज की जान लेके निकालते हैं। ये पहला ही केस नहीं है मैडम, वहाँ पे रोज आना यही हो रहा है। एक बार आप अगर उससे कुछ बोल गए डॉक्टर से, तो वो डॉक्टर फिर मरीज की चढ़ाया जा रहा था, ग्लूकोज चढ़ाया जा रहा था, एनएस की बोतल थी मैडम, 15 या 20 बोतल उसकी पर्चे में लिखी है। ये मानसिक विभाग में चढ़ा दी और एक इंजेक्शन लगा दिया था। फैमिली मेंबर में से कोई साथ में था? मदर मेरी साथ थी, माँ ने मेरी ने बताया। अच्छा मैडम, जब हम अगले दिन वहाँ पे गए हैं तो लड़की का आधा शरीर सूजा हुआ था। एक तरफ की पलक सूजी हुई थी, एक तरफ का गाल, एक हाथ और एक पैर, आधे शरीर में रिएक्शन हो चुका था। अब जब इसकी बात मैंने उस डॉक्टर निकिता से कहा कि आपने मेरी बहन के साथ ये क्या किया है, तो उसने नर्स से कह के मुझे भी कमरे से बाहर धकेलवा दिया। कह रही कमरे से बाहर निकल। एक व्हील चेयर हमें दी गई, जिसने बोला था डॉक्टर निकिता ने, जो वहाँ पे ड्यूटी डॉक्टर ही।
मैडम उसके बाद एक व्हील चेयर हमें थमाई गई, उस व्हील चेयर पर बहन नवनीति को बिठा के मैं मेडिसिन वार्ड में मैं खुद लेके गया। ये उनका काम था कि उसे ले जाके रेफर करे, मुझे थमाई गई। आपके साथ भी कोई नहीं आया? एक चपरासी, एक पियोन भेजी थी साथ में, उसने मैडम एक काम और किया, वो 2-3 जगह इमरजेंसी में और कई जगह मुझे लेके गई। जिस भी विभाग में वो जाती थी वो खुद अंदर जाके एंट्री करवा के आती थी, ना मुझे ना मेरी बहन को दिखाने ले जाती। वो पियोन उन्होंने भेजी, इसका मतलब कि वो बीच बीच की सारी फर्जी एंट्रियां करवा रही थी। मैंने आके वापस बहन को मानसिक विभाग में भर्ती किया। मेरे भर्ती करने के बाद वो फिर दोबारा उन्होंने पानी की बोतलें चढ़ानी शुरू कर दी। मैंने कहा भाई अभी तो मैं मेडिसिन लिखित में चीजें दी थी कि आप ये सब चीजें नहीं डली? मैंने उन्हें दिखाया कि सीएमओ के साइन हो रहे हैं, सीएमओ ने लिख के दिया है कि अब कोई इंजेक्शन फ्लूइड नहीं लगाना। तो उन्होंने कहा ठीक है, अब हम ऐसे ही करेंगे, कोई बोतल नहीं चलाएंगे। हम रात में घर आ जाते हैं। उस डॉक्टर निकिता को अब ये पता चल चुका था कि उसने नवनीति के शरीर में रिएक्शन कर दिया, उसकी कभी भी मृत्यु हो सकती है। तो अपना पल्ला झाड़ने के लिए उसने उसी रात के 11:30 बजे दोनों माँ बेटी को, नवनीति और उसकी माँ को, वार्ड से रात के 11:30 बजे बाहर निकाल दिया। उसका हॉस्पिटल से किसी ने भी बाहर निकाला? मैडम एक्चुअली क्या है, वहाँ पे हर विभाग की अलग अलग बिल्डिंग है, बीच में पार्क है, जगह है। तो मानसिक विभाग से उसने मेडिसिन रेफर करके बाहर निकाल दिया रात के 11:30 बजे। बताइए कि अकेली माँ बेटी कैसे वहाँ से, और मेडिसिन विभाग के बीच में भी 1 किलोमीटर का रास्ता है, कैसे जाएंगी। और एक्सरे के लिए कराने के लिए भेज दिया। उसका प्रूफ हमारे पास ये कि रात के 11:15 बजे की एक्सरे रिपोर्ट है। तो दोनों माँ बेटी ने एक्सरे भी करवाया बेटी का, और उसके बाद 2 रिक्शे वालों से सहायता मांग के किसी तरह ये मेडिसिन वार्ड में, वहाँ भी उसी निकिता ने अपने यूनिट के डॉक्टर के पास भेजा था। मेडिसिन वार्ड में भी खुद ही गए थे, कोई साथ में नहीं गया था? उस बच्ची के साथ कोई नहीं, माँ बेटी गई है मैडम, लोगों से सहायता मांग के गई है, कोई सहायता प्रदान नहीं करी। रात के 11:30 बाहर निकाल के फेंक दी। दोनों माँ बेटी रोती नहीं, बिलखती नहीं, किसी ने भी सहायता नहीं करी। अगले दिन जब हम वहाँ पे अस्पताल में गए तो हमें मानसिक विभाग में हमारी माँ बहन मुझे नहीं मिले। पूछने पर एक ठगा सा जवाब उन्होंने दे दिया कि भाई उसको तो कल रात हमसे यहाँ से उसे हटा दिया गया, और अब आप मेडिसिन विभाग में ढूंढ लो अपनी बहन को। फिर जब मैं मेडिसिन विभाग में गया तो वहाँ मैंने जाके देखा, वहाँ डॉक्टर अबीर नाम का डॉक्टर था, और वो भी तो उसी तरह से फ्लूइड की बोतलें मेरी बहन के शरीर में भर रहा था। मैंने उससे जवाब मांगा कि जब बताया गया था कि कुछ मतलब फ्लूइड वगैरह नहीं चढ़ेगा, तो उसके बाद क्यों चढ़ाया जा रहा था? आपने सवाल नहीं करा? उनकी स्ट्रेटेजी है, ये उनका सारा सिस्टम है वहाँ का। उन्हें क्या करना है, किस मरीज को कैसे मानना है, क्या करना है, उनका सारा हिसाब किताब चलता है। मैंने वहाँ जाकर उस डॉक्टर अबीर से झगड़ा किया। मैंने कहा भाई जब मैं लिखवा चुका हूँ कि कोई फ्लूइड नहीं भरना, कैसे भर रहे हो? मैंने झगड़ा करके उसके कमरे में घुसा, जबरदस्ती मैंने अपनी बहन की फाइल ली। उनकी एक बहुत बड़ी मैडम, ये आप दुर्व्यवस्था कहें कि वो किसी मरीज का भर्ती का पर्चा नहीं दिखाते हैं, सारे पर्चे फाइल अपने पास रखते हैं। मैंने जबरदस्ती उस डॉक्टर के कमरे में घुस के अपनी बहन की फाइल छीनी, और उसके सारे पेजों की मैंने फोटो खींची। उसे लेके मैं सारे प्राइवेट नर्सिंग होमों में डॉक्टरों को मैंने दिखाया, मेरे पास उसका प्रूफ है, वॉइस रिकॉर्डिंग है। डॉक्टरों ने कहा छाती के, मैंने जो है पल्मोनरी की एमडी डॉक्टर राजीव गांधी की मैं उन्हें भी दिखाया था, उन्होंने खुद कहा कि हाँ इसमें जो है ये ओवरफ्लूड का केस है, इसमें जो ये प्रेशर से जो फ्लूइड नसों में भरा जा रहा है, पानी भरा जा रहा है, वो उसके फेफड़ों में भर गया है। आप दिमाग का इलाज करवाने गए थे, कहाँ आपकी बहन की स्थिति हो गई? मैडम सरकारी अस्पताल की बहुत ज़्यादा दुर्व्यवस्था है। आप किसी भी बीमारी के इलाज को चले जाओ, ना तो वहाँ कोई इलाज की व्यवस्था है, ना वहाँ दवाई की व्यवस्था है। दनादन लोगों की मृत्यु हो रही है, कोई कहने वाला नहीं, कोई सुनने वाला नहीं, ना सरकार इस चीज़ पे ध्यान दे रही है, ना कोई प्रशासन इस चीज़ पे ध्यान दे रहा है। इलाज कितने दिनों से चल रहा था? 11 दिन पूरे वो भर्ती रही है मैडम। 5 दिन वो मानसिक में भर्ती रही। 6 तारीख को, 6 अप्रैल को उसको वहाँ से निकाल के फेंका, फिर मेडिसिन विभाग में डाला। जब मैंने उसकी, फिर मैं वापस आया, मुझे किसी ने बताया कि आप हेड ऑफ द डिपार्टमेंट से बात करें, उसकी नज़र में आने के बाद आपकी बहन की जान बच जाएगी। अगले दिन जब 9 अप्रैल की सुबह में हेड ऑफ द डिपार्टमेंट के कमरे में घुस रहा था, तो वो डॉक्टर अबीर वहाँ पे आ गया, और उसने मुझे घुसने से रोका, मेरा हाथ पकड़ के मुझे रोक लिया, और मुझसे कह रहा कि इसमें तू नहीं जा सकता, इसमें आम आदमी जा सकता है, हमारा स्टाफ का कमरा है। और उसने एक अल्ट्रासाउंड का पर्चा बना के मुझे दे दिया कि जा अपनी बहन का अल्ट्रासाउंड का रजिस्ट्रेशन करा के आ। मैडम मैं भागा गया अल्ट्रासाउंड विभाग में, वहाँ पे अल्ट्रासाउंड का रजिस्ट्रेशन करा के उन्होंने कहा अपनी बहन को ले आओ। जब मैं वापस आता हूँ और अपनी बहन को ले जाने लगता हूँ, तो उस डॉक्टर ने मुझे फिर रोक लिया। फिर रोक के मुझे कहता है कि एक ये मैंने नया पर्चा बना, अब तो एंडोस्कोपी की जांच को कहा, क्योंकि मैडम जब आदमी कोई गलत करता है ना, तो वो हबड़ दबड़ में होता है, उसके हाथ पांव फूले होते हैं, वो बार बार बातें बदलता है। इसी तरह उस डॉक्टर के हाथ पांव फूले हुए थे, मैंने खुद देखा, बड़ा हबड़ दबड़ में था वो। तो आपकी बहन के साथ कौन था, क्योंकि आप तो भागा दौड़ी में लगे हुए? मदर मेरी उसके 24 घंटे साथ थी। मैं उस समय वापस आया, वो खुद भूल गया कि उसने आधे घंटे पहले मुझे अल्ट्रासाउंड की पर्ची बनाने के लिए कहा था। फिर मुझसे कहता है ये एंडोस्कोपी की जांच की पर्ची राजीव गांधी अस्पताल से बनवा के लेके आ। मैंने कहा भाई अभी तो आपने खुद कहा था अल्ट्रासाउंड करवा के लो, अब एंडोस्कोपी कहाँ से आ गई? बोला डॉक्टर मैं हूँ या तू, ये मैं बताऊंगा क्या करना है। मैंने कहा ठीक है, मैं अपनी बहन को लेके जा रहा हूँ, मैं अपनी बच्ची को लेके जाऊंगा, इसका वहीं पे जांच करवाऊंगा। बोला ऐसे नहीं, पहले पर्ची लेके बनवा के आ, फिर जांच होगी। और जबरदस्ती, मैडम मैंने मना कर दिया, मैं नहीं जा रहा, मेरी इच्छा नहीं है। उन्होंने जबरदस्ती मुझे और मेरे पिता को भेजा इधर। मैडम हम
पर्ची बनवाने गए हैं और मैडम मेरी मदर ने और आसपास के मरीजों ने बताया कि हमारे निकलते ही और वो दोबारा एक इंजेक्शन लेके आया था लाल रंग का और उस लड़की के ठूसने लग गया। मेरी बहन ने नवनीति ने मना किया कि डॉक्टर साहब मुझे पेशाब आ रहा है बहुत ज़्यादा, मुझे पेशाब के लिए जाने दो। मैडम वो माना नहीं, बोला जब तक इंजेक्शन लग नहीं जाएगा तो बेड से हटेगी नहीं। फिर भी मेरी बहन की चाहे पूर्वाभास कह लें, उसने कहा मुझे लेटरिन आ रही है, मुझे जाने तो शौच के लिए। बोला नहीं जब तक इंजेक्शन नहीं लग जाएगा जाने दूंगा। और मैडम उसने ज़बरदस्ती इंजेक्शन लगा दिया। इंजेक्शन लगाते मेरी बहन की जान निकल गई, वहीं खत्म हो गई लड़की हमारी। एकदम मरीजों में शोर सारा मच गया। मेरी मदर ने शोर मचाया कि ये क्या हो गया। जब ये सब हुआ तो हॉस्पिटल्स की तरफ या डॉक्टर की तरफ से कोई कॉल वगैरह नहीं आया मैडम। हमें तो पहले हटा, पूरी प्लानिंग से मारा मेरी बहन को षड्यंत्र करके। मुझे और मेरे पिताजी को तो पहले भगा दिया और डॉक्टर नर्स वहां से भाग गए। फिर से डोज दिया जा रहा था, उस वक्त आपकी माँ मौजूद थी वहाँ? मैडम मदर मेरी वहीं मौजूद थी, सब उसके सामने। मना नहीं किया था? मैडम वो कैसे मना कर सकती है? डॉक्टर अपना इलाज कर रहा है तो कोई हमें क्या पता कि वो क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा। वो तो कुछ कह नहीं सकती बेचारी। वो तो भरोसे के उसमें रही कि डॉक्टर है जो भी कर रहा है अपने हिसाब से कर रहा है। और मैडम स्थिति उस समय ये थी कि जो आधे घंटे का जान बचाने का समय होता है, जिसमें मरीज की छाती दबाई जाती है, ऑक्सीजन दी जाती है, वेंटिलेटर दिया जाता है, उसको खत्म करने के लिए वो भाग गया और हमें भी हटा दिया। उसे पता था मैं मेडिकल लाइन का जानकार हूँ, मैं अपनी बहन की मृत्यु होने दूंगा, इससे पहले ही मुझे वहाँ से हटा दिया। मैं वापस आया हूँ तो मेरी बहन का शरीर वहाँ पड़ा हुआ था और कोई उसको देखने वाला नहीं था। फिर हमने भाग के पुलिस बुलाई, पुलिस वाले आए, पुलिस वालों के सामने भी मैंने कहा कि इसे बिजली के झटके दो, किसी कुछ तो करो इसके लिए। उस डॉक्टर ने, डॉक्टर बहन की डेथ हो गई थी, आसपास कोई डॉक्टर अवेलेबल नहीं था वहाँ पे? उस समय वहाँ पे कोई डॉक्टर नहीं आया मैडम। सब अपने स्टाफ रूम में घुस गए, सब उस वार्ड से निकल के भाग गए। 1-1.5 घंटे बाद जब उन्हें लग गया कि इसकी जान निकल गई है, शरीर खत्म हो गया, जब ये आए हैं। पुलिस आई मैडम, पुलिस ने पूरी मिलीभगत करी है, कोई भी हमारा साथ नहीं दिया। पुलिस वाले को लेकर मेरे सामने वो डॉक्टर चला गया, बार बार वो डॉक्टर के साथ जाके कमरे में बात कर रहा था। मैंने बस जो डॉक्टर अबीर था उसको पकड़ के मैं पुलिस वाले के सामने लेके गया। मैंने कहा कि इसने मुझे घर से अस्पताल से बाहर भेज के मेरी बहन की हत्या करी, मेरी बहन को मारा है। वो यही कहता रहा कि नहीं ये तो ऐसे हो जाता है, ये तो हो जाता है। फिर मैडम मैं सीनियर प्रोफेसर के पास गया, उसके प्रोफेसर ने खुद बोला रिपोर्ट देख के कि हाँ ये रिएक्शन हो जाते हैं। मेरे पास वीडियो प्रूफ है, मैंने उसकी एक चीज़ की वीडियो बना रखी है। उसके प्रोफेसर ने, मेडिसिन के प्रोफेसर ने कहा कि हाँ ये जो इंजेक्शन इसने लगाया उसका रिएक्शन हो जाता है। इसके बाद मैडम उन्होंने सबूतों से छेड़छाड़ के लिए, बहन के शरीर से छेड़छाड़ के लिए मेरी बहन का शरीर भी रख लिया, हमें शरीर भी नहीं दिया। हम इधर से उधर भटकते रहे, 5 दिन तक शरीर उसका मोर्चरी में रहा। हमें नहीं पता मेरी बहन के शरीर के साथ उन्होंने क्या किया क्या नहीं किया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आई होगी, उसमें क्या कहा? कर ही नहीं रहे थे मैडम, हम धक्के खाते रहे, वो पोस्टमार्टम कर ही नहीं रहे थे। जब मैंने इसकी शिकायत आसपास में विधायक, पार्षद सारे बड़ी जगह पे करी है, तब कहीं जाके नामचारे को पोस्टमार्टम करके उन्होंने अपनी लापरवाही नहीं मानी, पुलिस ने कुछ नहीं किया। आप हायर अथॉरिटीज के पास गए थे मदद के लिए? मैडम मैंने हर जगह जहां तक देनी चाहिए, सांसद पे, विधायक पे, डीएम, एसडीएम के पास, पुलिस कमिश्नर को, एसीपी, थाने, हर जगह लिख के अपनी शिकायत दे दी है। कहीं से भी हमें कोई सहायता नहीं मिली, कहीं से कोई कार्रवाई अभी तक नहीं हुई है। कार्रवाई के नाम पे पुलिस की तरफ से तो कुछ नहीं है मैडम। हमने शिकायत करी, आज वो समय और आज का समय, आज तक पुलिस की तरफ से तो कोई सहायता की उम्मीद ही खत्म हो गई। मैं चाहता हूँ मेरी बहन को न्याय मिले, उस संबंधित डॉक्टर अबीर को लाइसेंस कैंसिल हो, उसकी जेल जाए, उसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो मैडम। मैं इस चीज़ की गारंटी ले रहा हूँ कि मेरी बहन पहला ये केस नहीं है, उससे पहले कितने मरीजों को मारा गया और अभी आगे कितने मरीजों को मारा जा रहा है। कितने लोग अपने परिजनों को अस्पताल में खो रहे हैं जो केवल एक दिखाने जाते हैं। और ज़्यादातर संभावना यही है कि आप सरकारी अस्पताल जा रहे हैं तो आपका मरीज वहाँ से मर के ही आएगा, उसकी मृत्यु ही होनी है। सरकारी अस्पताल से जीवित आपका मरीज वापस नहीं आ सकता। तो जैसे कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई, उसमें क्या कहा गया, क्या आया था उसमें? मैडम देखिए, पहले तो क्योंकि मेरी जवान बच्ची थी, छोटी बच्ची थी, हम पोस्टमार्टम कराना ही नहीं चाह रहे थे। मैंने उस आईओ से, अरविंद से मना किया था कि हम अपनी बच्ची का पोस्टमार्टम नहीं कराना चाहते, उसका शरीर खराब नहीं कराना चाहते। हमारी मर्जी के विरुद्ध पहले तो उसने पोस्टमार्टम करा, उसके शरीर को जमा कर दिया और फिर मैंने उसे मना किया कि हम जीटीबी अस्पताल पोस्टमार्टम नहीं होने देंगे। पोस्टमार्टम तो जरूरी है ना, पता कैसे चलेगा कि मृत्यु कैसे हुई? तो मैडम उसके बाद जो 5 दिन बाद उसका शरीर इन्होंने LNJP साइड भेज के वहाँ पर पोस्टमार्टम कराया और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में भी ये सारी चीज़ आई है कि दोनों जो उसके फेफड़े हैं उनमें पस और उनमें फ्लूइड भरा हुआ है, पूरे दोनों फेफड़ों में। उसके इंटेस्टाइन में फ्लूइड भरा हुआ है, उसके यूरिनरी ब्लैडर में फ्लूइड भरा, उसके ब्रेन में फ्लूइड भरा हुआ है, उसके लिम्स में सारों में सूजन है। मैडम सारे डॉक्टरों ने भी खुद माना, मानसिक विभाग के डॉक्टर ने भी पर्चे में लिखा हुआ है कि हाँ उनके इलाज के कारण ये सारी स्वेलिंग हुई है, ये सारा फ्लूइड भरा गया है। और बाहर भी मैं डॉक्टरों से सलाह लेके आया था, सभी ने यही कहा कि ये जो फ्लूइड ये बोतलों से भर के चढ़ा जा रहे हैं, उसी के कारण ये फ्लूइड सारे फेफड़ों में शरीर भर गया। इन सब से साबित हो गया था कि हॉस्पिटल की लापरवाही है, उसके बावजूद है पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया। बिल्कुल साफ मैडम, मेरे पे एक चीज़ का सबूत है, अस्पताल के पर्चे हैं, साफ उसमें लिखा हुआ है कि इन्होंने अपनी लापरवाही से गलत इलाज करके लड़की को मारा, फिर भी पुलिस वाले ने हमारी एक नहीं सुनी। तो यहाँ पर आपने देखा कि
राजधानी दिल्ली में हॉस्पिटल्स की लापरवाही के चलते लोगों की जान जा रही है। अभी पूरा मामला आपने सुना कि कैसे भाई जो है अपनी बहन की मानसिक स्थिति को सुधारने के लिए जीटीबी हॉस्पिटल जाता है, लेकिन स्थिति सुधरने के बजाय जो है और ज़्यादा बिगड़ जाती है। बताया जैसे कि जा रहा है कि उनको फ्लूइड का ओवरडोज करने की वजह से जो है उनकी मौत हो जाती है, लेकिन हॉस्पिटल जो है अपनी लापरवाही को मानने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। एक तरीके से पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी कहा गया है कि सारा शरीर में फ्लूइड भर जाने की वजह से जो है जो इनकी बहन है उनकी मृत्यु हुई थी। काफ़ी समय से जो है संघर्ष कर रहे हैं और अपनी बहन की न्याय के लिए मांग कर रहे हैं, लेकिन पुलिस की तरफ से कोई कार्रवाई जो है वो नज़र नहीं आ रही है। पुलिस की लापरवाही भी इसमें देखने को मिल रही है, क्योंकि इतना समय हो चुका है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट तक आ चुकी है। एक तरीके से इनके पास सारे प्रूफ है कि जो बताते हैं कि जो सारी चीज़ें हुई हैं वो हॉस्पिटल की लापरवाही के चलते हुई है, उसके बावजूद भी जो है पुलिस ने इन लोगों की कोई भी हेल्प नहीं करी है। इसलिए ये लोग जो है मीडिया के माध्यम से अपनी आवाज़ उठाने के लिए सामने आए हैं। तो हम भी चाहेंगे कि पुलिस जो है इस मामले को लेकर कार्रवाई करे और जो भी आरोपी हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करे और इनको न्याय मिले। फिलहाल के लिए बस इतना ही। ऐसे और अपडेट्स के लिए देखते रहिए दिल्ली अप टू डेट।